हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार, जीएस फैकल्टी, बीएससी एकेडमी पटना। मैं अभी आप लोगों के सामने वैभव 100 स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपने दिया है उसके जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके पहले इस स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट के बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। ये स्कॉलरशिप टेस्ट माननीय विकास वैभव जी जो आईपीएस ऑफिसर हैं और अभी वो गृह विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर हैं, उनके मार्गदर्शन में ये स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट चलाया गया है। और इस टेस्ट के तहत चुने गए 100 एस्पिरेंट्स को निःशुल्क कोचिंग सुविधा दी जाएगी हमारे एकेडमी, हमारे संस्था के द्वारा। और ये इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप को मैं ये पहले एक शुभकामना दूं कि आप इस एग्ज़ाम में कंप्लीट करें और आपको इस एकेडमी का मार्गदर्शन का लाभ मिले और आप अपने जीवन में उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हों। थैंक यू। अब हम लोग इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन हुए हैं, जो टोटल 25 क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन जो हैं जनरल स्टडीज़ के डिफरेंट पार्ट से हैं और उन क्वेश्चंस के क्या सही ऑप्शन होंगे और उससे संबंधित कुछ अतिरिक्त जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं आपके एग्ज़ाम के जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन को। और ये आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आया जनरल स्टडीज़ का जो आपने दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे भारत की प्रथम संगठित राजनीतिक दल के रूप में जाना जाता है, किस वर्ष स्थापित हुआ? ये हमारा क्वेश्चन तो सिंपल है और ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन जो होगा वो आप देखें, ये आपका जो हमारा इसका आंसर होगा 1885, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन ईयर 1885। इस संस्था के संस्थापक के रूप में नाम आता है ए.ओ. ह्यूम का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, वो अंग्रेज थे और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हमारे भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा की गई, लेकिन उसके संस्थापक के रूप में नाम ए.ओ. ह्यूम का रहा है और इसमें इनका योगदान रहा है। ब्रिटिश सरकार से इस संस्था के प्रति सही रवैया रहे, इसके लिए ए.ओ. ह्यूम का योगदान बहुत ही उल्लेखनीय है। तो इस संस्था के संस्थापक के रूप में ए.ओ. ह्यूम का नाम है। तो फिर से हम लोग थोड़ा बात करें। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे में गुरु तेजपाल बहादुर संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में, प्रेमाइज में इसका पहला अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर कुछ बात हम लोग जो किए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, गुरु तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रेमाइज में, और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। तो W.C. बनर्जी इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष हुए। इसके संस्थापक के रूप में नाम याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम। तो ये दो नाम में थोड़ा लोग बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, संस्थापक में कहीं W.C. बनर्जी दे देता है, नहीं, संस्थापक में नाम जब देना है तो ए.ओ. ह्यूम और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में नाम देना है तो W.C. बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम चरण 1885 से 1905 का है और इस 20 वर्ष के इसके प्रथम चरण को उदारवादी काल बोला गया है, मॉडरेट फेज बोला गया है। यानी इस पीरियड में, इस 20 वर्ष में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने तरफ से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया था। ये ब्रिटिश सरकार से इस दौरान, इस पीरियड में 20 वर्ष की अवधि में कुछ मांग, भारतीयों के प्रति मांग करती रही है संस्था, लेकिन 1905 में इस संस्था द्वारा
इस संगठन द्वारा पहली बार एक आंदोलन चलाया गया जिसको आप जानते हो बंगभंग आंदोलन। वो आंदोलन जो था बंगाल विभाजन की घोषणा के विरुद्ध यह आंदोलन था, बंगभंग आंदोलन 1905, और वहाँ से कांग्रेस का उग्र विचार वाला फेज शुरू होता है, यानी आंदोलन करने वाला, अंग्रेजों का विरोध करने वाला फेज शुरू होता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीएस का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और वो है किस सदन का पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। द प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ विच हाउस इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस। इसका पहले हम लोग आंसर देखें, ये आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर बी होगा राज्यसभा। यानी राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी, राज्यसभा का चेयरपर्सन, राज्यसभा का प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो बोले वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। हमारे पास जितने भी लेजिस्लेचर हाउस हैं, तो सेंट्रल में 2 लेजिस्लेचर हाउस है, एक हुआ लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। स्टेट में आइए तो विधानसभा विधान परिषद, विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये आपके संसदीय शासन व्यवस्था में जो 4 सदन हैं, इसमें एक सदन जो राज्यसभा है, जो पार्लियामेंट का सेकेंड हाउस और अपर हाउस है, उसका जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है उस हाउस का मेंबर नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का अध्यक्ष उस सभा का मेंबर नहीं होता है। तो राज्यसभा का सभापति होता कौन है, राज्यसभा का पद पर राज्यसभा को प्रेसिडाइज करने वाला व्यक्ति होता कौन है, तो राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 64 में ये लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इट मीन्स वाइस चेयरमैन शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ये आर्टिकल 64। तो यहाँ स्टूडेंट ये आप याद रखोगे, आर्टिकल 64 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये तो बहुत जगह मिल जाएगा कि भाई राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, या कौन ऐसा सदन है जिसका चेयरपर्सन जो होता है उस हाउस का मेंबर नहीं होता है, ये राज्यसभा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ, इस बात का उल्लेख कि राज्यसभा का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करेंगे, इसका उल्लेख कहाँ है, आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 64 सेज दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का सभापतित्व करेगा। तो आर्टिकल 64 ये बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये बात एक जगह और एक आर्टिकल में लिखा हो, वो आर्टिकल 89। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये आर्टिकल 89 जो हमारा है, वहाँ पर भी ये इस बात का उल्लेख है, वहाँ पर भी हमारे इस बात का उल्लेख है कि राज्यसभा का चेयरपर्सन जो होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। फिर से आप देखोगे आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89। मैं आपको फिर से एक बार आगाह करा दूं कि किसी भी बुक में आपको ये मिलेगा कि आर्टिकल 64 में ये लिखा हो, लेकिन आप आर्टिकल को देखो, आर्टिकल 89 में भी ये लिखा हुआ है। और अभी तक जनरली ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि किन किन आर्टिकल में इन बातों का उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, इस बात का उल्लेख कहाँ है। ये दोनों आर्टिकल में ये बात है। आर्टिकल 64 जो है वो उपराष्ट्रपति पद से संबंधित है, आर्टिकल 89 जो है वो राज्यसभा से संबंधित है। और इन दोनों जगहों पर इस बात का उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये दोनों जगह लिखा हुआ है। तो इसको आप नोटिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आर्टिकल 64 एंड आर्टिकल 89 इन दोनों जगह पर ये प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन है, वो उस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखें। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी का अधिकार है?
अभी जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो किस कैटेगरी का प्रॉपर्टी, ये राइट हमारा है, नेचुरल राइट है, ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है कि लीगल राइट है? इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स लीगल राइट। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार लीगल राइट है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार लीगल राइट है। और इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करें। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार लीगल राइट है, इसका आंसर हो गया डी। चलो ठीक है, आप जान लो कि ये राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी वर्तमान में लीगल राइट है, ये सामान्य बात हुई, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था। ये भी एक तरह से सामान्य इंफॉर्मेशन ही है, ये बहुत कोई टफ नहीं है, ये बच्चे याद रखते हैं कि संपत्ति का अधिकार अभी क्या है, वैसे वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार क्या था, तो मौलिक अधिकार था। पहले मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी थी, 7। अभी मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है, 6। किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के कैटेगरी से निकाल दिया गया। नाउ फंडामेंटल राइट इज नॉट अ फंडामेंटल नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब वो उसका कैटेगरी क्या है, लीगल राइट का है। अब आप जान लो कि संविधान 44वां संविधान संशोधन यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वां 44th अमेंडमेंट एक्ट, और ये किस साल का था, 1978 का, जो एग्जीक्यूट हुआ 1979 में, लेकिन एक्ट का नाम 1978। तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया, और वो अब ये एक लीगल राइट के रूप में आपके संविधान में है। अब हम लोग देखेंगे कि जब फंडामेंटल राइट के रूप में था तो ये संविधान में कहाँ था, तो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में था। फंडामेंटल राइट कहाँ है, तो संविधान का भाग 3 में है, लेकिन किस आर्टिकल में था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो पहले फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल में था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और इसकी संभावना बहुत बनी रहती है। तो ये फंडामेंटल राइट, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 31 में था, यानी संविधान के आर्टिकल 31 में, संविधान के आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था। और अभी वो कहाँ है, वैधानिक अधिकार या लीगल राइट के रूप में अभी कहाँ पर है, तो 44, और ये इसको हटाया गया 31 से कब, 44वां संविधान संशोधन से, ये मैंने बात बताया। और 44वां संविधान संशोधन से ही भारतीय संविधान में आर्टिकल 300 ए ऐड करके यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी को रखा गया, राइट टू प्रॉपर्टी। बट नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से अलग हो गया। आप जानते हो फंडामेंटल राइट का हमारा रेंज, आर्टिकल रेंज क्या है। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल रेंज आप देखते हो भाग 3 में 12 से 35 तक है, वहां से तो निकल गया, अब ये कहाँ है, आर्टिकल 300 ए में है। ठीक है, तो पहले फंडामेंट राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कहाँ था, आर्टिकल 31 में था। अब एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 300 ए यानी 300 ए में। और ये 300 ए, आर्टिकल 300 ए was added in our constitution by 44th constitutional amendment act 1978। तो ये पूरा इसको हटाया भी उसी एक्ट से और इसको जोड़ा भी गया उसी संविधान संशोधन अधिनियम से। एक चीज और स्टूडेंट्स, जो सामान्य रूप से लोग इसको नोटिस नहीं करता है और सामान्य रूप से अभी वो क्वेश्चन में आया भी नहीं है जहां तक मेरे नजर में है, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में था, इसके अलावा ये तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट ही हमारा था, साथ में एक राइट ये था। और ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक और आर्टिकल हमारा था, आप जानते हो राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 से 22 तक है, और आर्टिकल 19 के तहत आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, 6 प्रकार का फ्रीडम मिला हुआ है। ठीक है, वी अवेल 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम बाय आर्टिकल 19(1), और 19(1) में एफ के जगह पर फ्रीडम अबाउट प्रॉपर्टी था, और वो भी हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन से। तो राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल कहाँ था, यहाँ पर एक चीज और देखो, आर्टिकल 19(1)
19(1) का F, इसको आप ध्यान से देखोगे, बहुत से बुक में, हम जीएस के बुक में देखते हैं ये F डायरेक्ट 19F दे देता है, 19F नहीं, क्या होगा 19(1), 19 आर्टिकल 19 के 1 के F में फ्रीडम अबाउट प्रॉपर्टी था, और उसको भी हटा दिया गया। किससे हटाया गया? ये सारी बातें किससे हुई? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष का है? 1978 का है। और उस संविधान संशोधन की सभी बातें कब से एग्जीक्यूट हुई, कब से लागू हुई? 1979 से। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने शेयर किया जो आपके लिए ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आपके स्क्रीन पे है, आप देखें इसको ठीक से। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग द पर्सन हु हैव डिस्गस्ड देमसेल्व्स इन द आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस एसेट्रा। कला, साहित्य, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र से कितने लोगों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? ये क्वेश्चन हम लोग का है कि राज्यसभा में 12 लोगों, कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? मैं आंसर बोल दिया 12 लोगों को। ये आंसर हमारा 12 होगा जो ऑप्शन सी पर है। तो हमारा आंसर होगा सी, आंसर होगा सी, यानी 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ये बहुत सिंपल चीज है, हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखोगे आंसर सी होगा 12। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं क्योंकि ये बहुत, इससे रिलेटेड और भी मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। आप फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। कला, साहित्य, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र से कितने लोगों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा, राज्यसभा यानी पार्लियामेंट का सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस, साथ साथ उसको क्या बोलते हैं? अपर हाउस। तो आप पहले एक बार थोड़ा बात हम लोग करते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा जो है, राज्यसभा पार्लियामेंट का कौन सा हाउस है बाबू? सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस है। इसको द्वितीय सदन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन रखो, अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस हो गया। और इसको क्या बोलते हैं? इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखो। राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स, ये एस है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आप इस पे देखो, राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। वो चुनाव राज्यसभा के लोग चुन के कहां से, उनका चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य करते हैं, वो तो आप जानते होंगे। राज्यसभा में 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ। जो जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कुछ विशेष उपलब्धि रखते हैं, उन लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो 12 लोग, आंसर तो हमारा 12 हो गया। अब ये एक क्वेश्चन आप देखो, आर्टिकल से ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि बहुत आर्टिकल मगिंग करना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आपको याद रखना होगा। ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। तो आर्टिकल 80, मैं आपसे इंफॉर्मेशन ये शेयर किया कि आर्टिकल 80 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि धारण करने वाले लोगों को मनोनीत करते हैं। तो आर्टिकल, राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को राज्यसभा मनोनीत किया जाएगा, ये आर्टिकल 80 में है, ठीक है। और थोड़ा सा और अगर बात करें तो इसी तरह का मनोनयन की बात, इसी तरह का नॉमिनेशन की बात स्टेट लेजिस्लेचर, इट मीन्स विधान मंडल के अपर हाउस, विधान परिषद में होता है। सभी जगह विधान परिषद है नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ भी गवर्नर द्वारा इसी तरह से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि धारण करने वालों के मनोनयन का प्रावधान है। और वो किस आर्टिकल में है? वो आर्टिकल 171। फिर आप याद रखोगे, यहाँ मैं विधान परिषद की बात कर रहा हूँ, इससे विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और फिर यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करोगे, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। तो विधान परिषद में राज्यपाल, राज्यपाल
द्वारा मनोनयन होता है, राज्यपाल द्वारा मनोनयन यानी नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेट राज्यपाल करते हैं कुछ व्यक्ति को, लेकिन कितने व्यक्ति को? यहाँ पर 12, 10 ऐसा कोई नंबर नहीं है। यहाँ है विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग जो है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कहाँ से? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है सहकारिता के क्षेत्र से भी, कोऑपरेटिव फील्ड के व्यक्ति को भी, यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट से रिलेटेड व्यक्ति को भी मनोनयन होता है। तो राज्यपाल विधान परिषद में विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 6ठा भाग मनोनीत करते हैं विभिन्न क्षेत्रों से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आर्टिकल की बात आ जाए कि ये किस आर्टिकल में है, तो जहाँ विधान परिषद की बात होगी वहीं होगी। तो ये इसका आर्टिकल आप देखोगे तो 171 है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ पूरा आर्टिकल याद रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो कुछ फैक्ट्स हैं उसका आर्टिकल आप याद रखोगे, आर्टिकल का रेंज याद रखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ हमने आपसे शेयर किया आर्टिकल 80 और फिर शेयर किया आर्टिकल 171। ये दोनों जगह नॉमिनेशन की बात है। ठीक है, वहाँ नॉमिनेट कौन करेगा राज्यसभा में? राष्ट्रपति। यहाँ नॉमिनेट कौन करेगा? किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। वहाँ की कितना नॉमिनेट किया जाता है? 12 सदस्य नॉमिनेट, 12 व्यक्ति नॉमिनेट किए जाते हैं, और यहाँ की कितने किए जाते हैं विधान परिषद में? कुल सदस्य संख्या का 1/6। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा आया, संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवाद को निम्न में से किसके द्वारा हल किया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये सामान्य रूप से हमको लगता है सिविल सर्विसेज में 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा भी है, या इससे रिलेटेड फैक्ट्स हूबहू हो या नहीं हो, लेकिन ये फैक्ट, इस फैक्ट से क्वेश्चन आता है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संसद के सदस्यों की अयोग्यता यानी संसद में सदस्य होने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, आप उसको धारण नहीं करते हो और किसी तरह से बन गए हो, तो संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवाद, डिस्प्यूट, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के सदस्यों के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कि वो भाई सदस्य होने लायक नहीं है, सदस्य हो गए, चाहे जो भी योग्यता जो योग्यता शर्तें हैं वो पूरा नहीं करते हैं, योग्यता धारण नहीं करते हैं और पार्लियामेंट के मेंबर हो गए हैं। तो इस तरह के डिस्प्यूट को आखिर कौन सॉल्व करेगा? तो ये आपका है कि इस तरह के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कौन करेगा? तो ये आपका डी है, यानी इसका आंसर हमारा डी होगा। इसका आंसर हमारा डी होगा। मैं उसको पढ़ रहा हूँ। आंसर डी होगा, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ये हल होता है निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवाद को किसके द्वारा हल किया जाता है? ना तो यहाँ पर राष्ट्रपति कहिएगा, ना तो निर्वाचन आयोग अकेले होगा। निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, यानी फाइनली डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लेकिन किसकी सलाह से, किसके कॉन्सेंट से? तो इलेक्शन कमीशन के कॉन्सेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब हमारे सामने आपके स्क्रीन पर आया है क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन में है बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या होता है? बैंक रेट क्या होता है? तो वह रेट जिस पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन लेता है उसको बैंक दर कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हमारा है, जिस दर पर व्यावसायिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार प्राप्त करता है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म होता है, और शॉर्ट टर्म जो होता है उसको रेपो रेट, उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट कहते हैं। और कॉमर्शियल बैंक से जो डिपॉजिट स्वीकार करता है जिस रेट पर आरबीआई, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। खैर पहले इसका आंसर हम लोग करें। इसका आंसर सी होगा। तो आंसर सी, बैंक रेट क्या है? बैंक दर क्या है? जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं उस रेट को बैंक रेट कहते हैं। इसके साथ साथ एक होता है रेपो रेट,
तो रेपो रेट क्या होता है? तो जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेता है वो रेपो रेट होता है। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है बाबू? तो रिवर्स रेपो रेट है जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से डिपॉजिट स्वीकार करता है, ठीक है, अ रेट ऑन विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, सच रेट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हुआ कि बैंक दर क्या है? तो जिस दर पर व्यावसायिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार प्राप्त करता है उसको हम लोग उसको क्या कहा जाता है? बैंक रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, यह है जन्म दर एक वर्ष के दौरान कितने जनसंख्या पर निर्धारित होता है? और इसमें ऑप्शन है 100 पॉपुलेशन पर, 1000 पॉपुलेशन पर, मिलियन पॉपुलेशन पर और नन ऑफ दीज। इसमें क्या होगा? यानी बर्थ रेट कितने पॉपुलेशन पर डिसाइड होता है? तो बर्थ रेट जो है वो 1000, एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या बोला जाता है? बर्थ रेट बोला जाता है। तो यहाँ उस हिसाब से 1000 पॉपुलेशन पर एक वर्ष में जीवित बच्चों के जन्म को ही बर्थ रेट कहते हैं। तो वो ऑप्शन हम लोग देखेंगे किसमें 1000 है, तो ऑप्शन बी पर है 1000 ऑफ पॉपुलेशन। यानी क्वेश्चन हमारा है जन्म दर एक वर्ष के दौरान, क्योंकि ऊपर अब में आपका दिया हुआ है जन्म दर एक वर्ष के दौरान कितने जनसंख्या पर निर्धारित होता है, तो वो 1000 पॉपुलेशन पर। और अगर डेथ रेट भी हो वो भी 1000 पर ही होता है। एक वर्ष के दौरान किसी टेरिटोरी में, किसी क्षेत्र में 1000 जनसंख्या में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है वह जो नंबर होगा उस टेरिटोरी का, उस क्षेत्र का, उस राज्य का, जो भी हो, जिस लेवल पर आप ले रहे हो, तो वहाँ पर वो बर्थ रेट होगा। और एक वर्ष के दौरान 1000 पॉपुलेशन में जितने लोगों की मृत्यु होती है वो उस टेरिटोरी का, उस क्षेत्र का, उस स्टेट का, या फिर कंट्री लेवल पर लेना है तो कंट्री लेवल पर उसका डेथ रेट होगा। तो ये बर्थ रेट और डेथ रेट कितना पॉपुलेशन पर डिसाइड होता है? 1000 पे। तो आंसर हमारा बी होगा, आंसर हमारा बी होगा, बी को ऑप्ट करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 अब सामने है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति से निम्न में से किसका काल या अवधि तय किया जाता है? ये क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ें। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति से निम्न में से किसका काल निर्धारण किया जाता है? इंग्लिश वाला हम पढ़ रहे हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ विच, जो आपका ऑप्शन में है, किसकी अवधि, किसके काल को रेडियो कार्बन सिस्टम से, रेडियो कार्बन टेक्निक से हम डिसाइड करते हैं? किस चीज़ का? ऑप्शन में है रॉक का, सॉइल का, जीवाश्म का यानी फॉसिल्स का, और बिल्डिंग्स का। किसके, ये कौन कितना पुराना है, क्या है, इसमें किसकी गणना, किसके काल की गणना, किसकी अवधि का गणना रेडियो कार्बन पद्धति से या रेडियो कार्बन टेक्निक से किया जाता है? पहले मैं आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा जीवाश्म। इसका आंसर होगा जीवाश्म यानी फॉसिल। फॉसिल्स का जो निर्धारण, काल का निर्धारण होता है वो रेडियो कार्बन से होगा, या रेडियो कार्बन से किसके पीरियड का निर्धारण होगा, वो हमारा फॉसिल्स होगा। फॉसिल्स का निर्धारण रेडियो कार्बन पद्धति से किया जाता है। फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या है? प्लांट हो, कोई भी लाइफ, लाइफ का जो र्यूम्स है, लाइफ का जो अवशेष है पुराना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फॉसिल्स कहते हैं। तो फॉसिल्स का, वो फॉसिल्स कितना पुराना है इसकी गणना हम कर सकते हैं रेडियो कार्बन पद्धति से या रेडियो कार्बन तकनीक से। ये रेडियो कार्बन क्या होता है थोड़ा इस पे हम लोग बात करें, वो टेक्निक क्या होता है इस पे बात करें। देखो कार्बन का आइसोटोप्स, कार्बन का एक आइसोटोप कार्बन 14 है। कार्बन का ऐसा एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो एक कार्बन जो जनरल कार्बन है कार्बन 12, तो कार्बन 12 के पास जो, उसके पास जो न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ये स्टेबल न्यूक्लियस है, ये अस्थाई
केंद्र इसका होता है, अस्थाई नाभिक होता है, सॉरी अस्थाई नाभिक होता है। एक इसका आइसोटोप, कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 14, और इसके नाभिक में आपको 6 प्रोटॉन और 14 के लिए कितना हो जाएगा 8 न्यूट्रॉन होता है। ये अनस्टेबल होता है। दूसरी बात क्या है कि किसी भी लाइफ में कार्बन 14 होता है, और लाइफ जब समाप्त हो गया, डेथ हो गया, तो उसके बाद अगर उसका रियून्स हुआ तो धीरे धीरे कार्बन, क्योंकि ये अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है C14 का, तो वो फिर डिके करता है। जैसे आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जानते हो, रेडियो एक्टिविटी को जानते हो, सच पैटर्न इज आल्सो फाइंड इन कार्बन 14। तो कार्बन 14 का अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो वो फिर उसका मास धीरे धीरे डिके करता है। तो कोई भी फॉसिल, फिर से आप ध्यान दोगे, किसी भी लाइफ में कार्बन 40 होगा, कार्बन 14 होगा, और आफ्टर डेथ जो उसका रियून्स होगा तो उसमें कार्बन 14 तो है, लेकिन धीरे धीरे कार्बन 14 क्या करेगा, डिके करेगा। अब आपको कोई फॉसिल्स मिलता है, आप उसमें पता लगाते हो कि कितना कार्बन 14 है, और जो जीवाश्म है उसमें शुरू में कितना कार्बन 14 रहा होगा, ये साइंस बता देता है कि कौन सा अवशेष है, किस जानवर का है, क्या है, तो उसके लाइफ के समय कितना रहा होगा, और अभी उसमें कितना कार्बन 14 की मात्रा है, और उससे फिर कैलकुलेट करके ये निकलता है कि ये कितना पुराना है। तो कार्बन 14 टेक्निक जो है पीरियड डिसाइड करने का, एस्टिमेट करने का जो एक बड़ा साइंटिफिक ये मेथड है, और इससे हमारे खास करके हिस्ट्री में जो पुराने एविडेंसेस मिले, उनका उस एविडेंस में आपका फॉसिल्स होना चाहिए। फॉसिल्स का भी हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता, जिसमें जीव कभी रहा वो फॉसिल्स का ही। तो जो कोई पुराना फॉसिल्स मिला और साथ साथ जो हमारे एविडेंसेस मिले, तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि वो जो एविडेंस है वो कितना पुराना है, और ये बड़ा कारगर रहा है और बड़ा ही साइंटिफिक है। तो जैसे आप हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो कोई लिखित साक्ष्य है, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसका तो पूरी तरह से जानकारी किस पर निर्भर कर रहा है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर। और उन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का, यानी उस सिविलाइजेशन का जो पीरियड हम डिसाइड करते हैं, वो मुख्य रूप से किससे डिसाइड कर पाए हैं, कार्बन 14 मेथड से या टेक्निक से। इस कार्बन 14 मेथड जो है ये साइंटिफिक मेथड है, और इससे हम किस चीज़ का कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं पीरियड को, तो हम ऑप्शन करेंगे फॉसिल्स का, और ये हमारा ऑप्शन है सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 34 अब हमारे सामने आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर पर जो क्वेश्चन है, 34वां जो क्वेश्चन है वो हम आपके स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सूर्य के अनंत ऊर्जा के लिए उत्तरदायी है? द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनॉर्मस एनर्जी इन द सन। सन में जो ट्रेमेंडस इनॉर्मस एनर्जी है, वो उसके लिए कौन सा प्रक्रिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा प्रक्रिया जो है उत्तरदायी है? तो इसमें आपका आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें आंसर हम लोग का होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन से कैसे क्या होता है, थोड़ा उस पर हम लोग शेयर करें, आप जानते भी होंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सूर्य में जो अनंत ऊर्जा है, सूर्य के ऊर्जा का जो कारण है वो क्या है, कैसे होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये न्यूक्लियर, देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन, दो तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है कि दो छोटे न्यूक्लियाई, यानी दो छोटे जो न्यूक्लियस होंगे, नाभिक होंगे, वो जुड़ करके एक बड़ा नाभिक बनाएंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में छोटा छोटा जो न्यूक्लियस होंगे, यानी छोटे न्यूक्लियाई जुड़ करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। ये आपको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, तो किसी भी स्टार में आप स्टार का लाइफ साइकिल पढ़ोगे, स्टार का जीवन चक्र पढ़ोगे, तो उसमें स्टार का आधार ही क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो उसमें दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ के बड़ा नाभिक बनाते हैं। और ये स्थिति होती कब है? ये स्थिति तब होगी जब बहुत ज़्यादा हीट हो, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी हो, यानी हीट के मतलब टेम्परेचर, ठीक है, इन प्रेजेंट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तभी ये न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन ऐसे नहीं होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन
होने के लिए बहुत अधिक तापमान और बहुत अधिक दाब की जरूरत होती है। इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑकर्स। तो न्यूक्लियर यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया काफी उच्च ताप और काफी उच्च दाब पर संभव होता है, और किसी भी तारा में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही तारा का आधार है। और हमारे सूर्य में भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और उसी के कारण सूर्य का एनर्जी आधारित है, यानी सूर्य की एनर्जी का जो आधार है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? फिजन में होता है कि बड़ा जो नाभिक है, बड़ा जो न्यूक्लियस है वो टूट करके छोटे छोटे नाभिक में बढ़ता है, तो ये विखंडन है। और आप जान लीजिए सामान्य रूप से न्यूक्लियर फ्यूजन का से जो रिलीज एनर्जी है वो फिजन से ज़्यादा होता है। कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्यूजन ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि न्यूक्लियर फिजन। स्ट्रांग का मतलब रिलीज एनर्जी के अमाउंट से, तो वो सामान्य रूप से न्यूक्लियर फ्यूजन। तो किसी भी तारा में, किसी भी स्टार में कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और सूर्य में कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सूर्य की अनंत ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य के जो इनॉर्मस एनर्जी का कारण क्या है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ऑप्शन हमारा बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 34 था, हम लोग 35th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसमें से आप पढ़ेंगे निम्न में कौन हड़प्पाई स्थल भारत में नहीं है? यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंध क्षेत्र में था, भौगोलिक सिंध घाटी क्षेत्र में था, इसलिए मुख्य रूप से ये सिंध घाटी क्षेत्र में था, सिंधु सभ्यता कहते हैं। और इस सभ्यता से संबंधित प्रथम खुदाई स्थल जहाँ हमारी प्रथम खुदाई इसकी हुई ऑफिशियली या औपचारिक रूप से प्रथम खुदाई इसकी जो हुई वो हड़प्पा स्थान से हुई, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये क्वेश्चन है। फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर नॉट इन इंडिया? इनमें से दिया गया कौन सा हड़प्पा स्थल जो है, यानी हड़प्पा सभ्यता के कौन सा स्थल जो है वो इंडिया में नहीं है? ऑप्शन आपका है मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, दूसरा है लोथल एंड कालीबंगा, और तीसरा ऑप्शन यानी ऑप्शन सी है बनावली एंड रोपर, और चौथा ऑप्शन है लोथल एंड रोपर। तो इसमें से कौन सा साइट्स जो है, कौन सा पेयर ऑफ साइट्स जो है वो इंडिया में नहीं है, ये हमें ऑप्ट करना है। देखिए तो ये आंसर आपका ए होगा। फिर इसमें हम लोग बात करेंगे, अभी आंसर ए होगा। और ये आपका मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, ये जो हड़प्पा सभ्यता की ये जो दो स्थल हैं, ये दोनों स्थल जो हैं वो भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। अब मोहनजोदड़ो कहाँ है भाई? मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में। और ये सिंध नदी के किनारे भी है, सिंध नदी के किनारे भी है। पाकिस्तान का एक प्रांत सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत में एक स्थान है मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पाई स्थल हड़प्पन साइट्स मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, ठीक है। और किस प्रोविंस में? तो प्रोविंस सिंध हो गया। दूसरा स्थल जो है हड़प्पा, ये भी हमारे भारत में नहीं है भाई। ये कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब में। और किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है, ये रावी नदी के तट पर है। तो ये दो, पहला ऑप्शन में जो दो साइट्स हैं मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, तो ये दोनों भारत में नहीं है, तो हमारा आंसर तो ये हो गया। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, वो दोनों स्थल भारत में नहीं है, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो आंसर हमारा ए हो गया। अब देखो और भी कुछ साइट्स का नाम है, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ साइट्स का नाम है। अब वो कहाँ है थोड़ा ये भी आप जानो। तो लोथल बड़ा इंपॉर्टेंट साइट्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ये लोथल जो है ये भारत में है, यानी गुजरात में, गुजरात पाकिस्तान में कोई गुजरात नाम का प्रोविंस नहीं है, तो गुजरात में है, ठीक है। कालीबंगा, ये कालीबंगा जो है ये हमारे भारत में ही है, राजस्थान में है। ये कहाँ है? राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में है। और आपका इधर सी ऑप्शन में है बनावली। ये बनावली जो है
ये आपका बनावली जो है ये हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिला में है, हरियाणा में है बनावली, हरियाणा। और ये रोपड़, रोपड़ जो है ये आपके भारत के, ये पंजाब में है, हमारे पंजाब क्षेत्र में, ये पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, भारत के पंजाब में। बार बार ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि पंजाब प्रांत पाकिस्तान में भी है, पंजाब पाकिस्तान में भी है, और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और ये जो रोपड़ है वो भारत के अपने पंजाब प्रांत में है। और फिर वो तो लोथल और रोपड़ तो मैं बात कर ही दिया कि लोथल दूसरा ऑप्शन भी उसी तरह से थोड़ा चेंज करके बनाया गया है, तो लोथल गुजरात में और रोपड़ भारत के पंजाब प्रांत में। क्वेश्चन हमारा क्या था स्टूडेंट्स कि कौन सा हड़प्पाई स्थल जो है वो भारत में नहीं है? तो ऑप्शन होगा ए मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, ये दोनों ही आरंभिक खुदाई स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के। पहले खुदाई 1921 में हड़प्पा में हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो में हुई थी। 1921 के हड़प्पा के खुदाई के जो नेतृत्व करता थे, जो जिनके लीडरशिप में वो खुदाई हुई थी, वो एक्सकावेशन हुआ था, वो डी.आर. साहनी थे, और मोहनजोदड़ो में आर.डी. बनर्जी थे। और हड़प्पा का 21 में, मोहनजोदड़ो का 22 में। ये जनरल फैक्ट्स है, कोई भी हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हो तो पहले ये फैक्ट तो पढ़ना ही होता है शुरू में। लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा सा था कि भाई कौन सा स्थल जो है वो भारत में नहीं है, तो ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 36 नंबर का क्वेश्चन जो होगा, 36वां स्थान पर जो क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन हम लोग का आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, शक संवत कब शुरू हुआ? द शका एरा बिगिन इन द ईयर। शक संवत की शुरुआत कब से ली जाती है? शक संवत कब शुरू हुआ? तो पहले आंसर हम लोग कर ले कि शक संवत की शुरुआत कब, तो 78 एडी, यानी ऑप्शन डी सही है। शक संवत की शुरुआत 78 एडी में। तो दो जो संवत है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये कंफ्यूज भी कराता है। और ऑप्शन है 58 BC, 78 BC, 58 AD। क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन आपको मतलब कंफ्यूज कराने वाला दिया गया है। 78 BC भी दिया हुआ है, 78 AD भी दिया हुआ है, 58 BC भी दिया हुआ है, 58 AD भी दिया हुआ है। तो आप देखो विक्रमी संवत, एक है विक्रमी संवत। विक्रमी संवत की शुरुआत 58 BC, 58 BC, विक्रमी संवत की शुरुआत 58 BC, 58 BC। लेकिन स्टूडेंट जानो ये 57 BC भी दिया रहता है, तो खैर वो तो हम लोग का वो तो क्वेश्चन नहीं था। तो विक्रमी संवत 58 BC या 57 BC। लेकिन शक संवत जो है, शक संवत की शुरुआत कब, ये एडी, शक संवत की शुरुआत 78 AD से है, 78 AD। यानी आप क्रिश्चियन कैलेंडर जब इसको तुलना करेंगे तो ये 78 AD से। और शक संवत की शुरुआत, नाम तो शक से है, लेकिन ये शक संवत की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। ये शक संवत किसने शुरू किया, ऐसा नाम आता है तो कनिष्क का, जो कुषाण वंश का शासक कनिष्क, कनिष्क ने 78 AD में शक संवत शुरू किया था। कनिष्क ने 78 AD में शक संवत शुरू किया था। AD मतलब ईस्वी, 78 ईस्वी। तो शक संवत कब से, 78 AD से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग के सामने है, मेगास्थनीज निम्न में से किसके काल में भारत आया था? मेगास्थनीज निम्न में से किसके काल में भारत आया था? और ऑप्शन में है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और हर्ष। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन बड़ा अच्छा दिया हुआ है, चंद्रगुप्त भी है, चंद्रगुप्त मौर्य भी है, और अशोक और हर्ष। खास करके यहाँ जल्दी में, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं, यहाँ स्टूडेंट जल्दी में कुछ गलती कर सकते हैं इसमें। जैसे चंद्रगुप्त, याद है मेगास्थनीज किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त के काल में। लेकिन चंद्रगुप्त यहाँ ऑप्ट करने से नहीं होगा, आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य भी है, तो आपका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। इस पे फिर हम बात और कर रहे हैं अभी, चंद्रगुप्त मौर्य। देखो हमारा आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है, मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके काल में सीरिया के शासक सेलूकस, यानी यूनानी शासक सेलूकस ने अपना एक राजदूत, एक एम्बेसडर को यहाँ भेजा था, उसका नाम था मेगास्थनीज।
तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो चंद्रगुप्त है, अगर ऐसा चंद्रगुप्त दिया रहा है तो यहाँ से चंद्रगुप्त का मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये गुप्ता काल का हो गया। गुप्त काल में दो चंद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त द्वितीय। किसी एक ही डायनेस्टी में जब कोई नाम रिपीट करता है तो इतिहास में सुविधा के अनुसार 1-2 लगाया जाता है। तो गुप्त काल में दो चंद्रगुप्त हुए थे, इसलिए वहां पर एक चंद्रगुप्त फर्स्ट, एक चंद्रगुप्त सेकंड है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का। आप एक चीज नोटिस करो कि ये मौर्य वंश और गुप्त वंश के काल में काफी लंबा समय का अंतराल है। मौर्य की शुरुआती काल और गुप्त के शुरुआती काल में लगभग 600 वर्ष का अंतर है। ठीक है, लगभग 600 वर्ष का अंतर मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 600 वर्ष का अंतर बता रहा हूँ। तो लगभग 600 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी या फर्स्ट किंग ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। आप जानते हो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय मगध का शासक जो था वो धनानंद था और सिकंदर अपने कारणों से उत्तर पश्चिम भारत से लौट गया था। मगध शासक के साथ उसका कोई युद्ध नहीं हो सका। इसके बाद वो सिकंदर का ही आर्मी चीफ सैल्यूकस था और सिकंदर की मृत्यु के बाद सैल्यूकस कुछ वर्षों के बाद फिर भारत पर आक्रमण करता है। और सैल्यूकस का आक्रमण कब हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, 305 ईसा पूर्व में, 305 बीसी में। और उस समय यहाँ पर मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य आ चुका था। और किसके, चंद्रगुप्त मौर्य का मेंटर आपको याद है, उनके गुरु का नाम याद है, वो चाणक्य थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, एक ही आदमी का नाम है। तो कौटिल्य के मार्गदर्शन में नंद वंश को रिप्लेस करके, नंद वंश को विस्थापित करके चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर आया और मौर्य वंश की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा ही प्रभावकारी शासक रहा और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही सैल्यूकस का आक्रमण उत्तर पश्चिम भारत में होता है। चंद्रगुप्त मौर्य आगे बढ़ करके उत्तर पश्चिम भारत की तरफ बढ़ करके सैल्यूकस से टकराता है और सैल्यूकस को पराजित करता है। देन इस युद्ध के बाद उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन देम, यानी सैल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य। और उस ट्रीटी में यह कहा जाता है कि सैल्यूकस ने अपनी पुत्री का भी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया और बाद में एक दोस्ताना संबंध शुरू होता है सैल्यूकस के यानी यूनानी क्षेत्र से। और तब सैल्यूकस अपना एक एम्बेसडर, एक राजदूत, एक एनवॉय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है और उसका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज, अब क्वेश्चन हमारा क्या है, मेगास्थनीज निम्न से किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य यानी पाटलिपुत्रा में रहा और मतलब भारत में रहा, खास करके पाटलिपुत्रा में, उस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। और मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज की एक पुस्तक का नाम है, आप ये जानते हो, ये सामान्य सा इंफॉर्मेशन है, इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक? मेगास्थनीज का। इंडिका किसकी पुस्तक? मेगास्थनीज का। और इंडिका में भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और साथ साथ, लेकिन अब जानते हो ओरिजिनल इंडिका अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसकी बातों को दूसरे यूनानी राइटरों, रोमन राइटरों ने अपने अपने पुस्तक में लिखा तो फिर उसको कंपाइल किया गया। ये दूसरा इन्फॉर्मेशन है। आप ये जानो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज की एक पुस्तक इंडिका जो मौर्य इतिहास को जानने में सहायक सिद्ध होता है। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के लिए एक नाम दिया था, अपने इंडिका में लिखा पॉलीबोथ्रा। ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा हुआ है, पॉलीबोथ्रा। तो पाटलिपुत्र का नाम पॉलीबोथ्रा किसके द्वारा लिखा गया है? पॉलीबोथ्रा। पॉलीबोथ्रा ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा सा ये इंफॉर्मेशन है, पॉलीबोथ्रा। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पॉलीबोथ्रा पाटलिपुत्र को कहा गया है, या मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीबोथ्रा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखो यहाँ चंद्रगुप्त है, तो चंद्रगुप्त का मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट से लो, जो गुप्त का वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसे संस्थापक में श्रीगुप्त को कहा जाता है गुप्त वंश का, लेकिन वास्तविक रियल फाउंडर के रूप में अगर जाना जाए तो चंद्रगुप्त को कहा जाता है। उसको चंद्रगुप्त प्रथम कहते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम जिसको कह रहे हैं, जो फर्स्ट इफेक्टिव किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हुआ, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका सक्सेसर आया समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद उसका सक्सेसर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। अशोक को जान रहे हो, तो अशोक ये मौर्य वंश का ही शासक है। पहला अभिशासक का नाम हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य लिए। चंद्रगुप्त मौर्य का सक्सेसर हुआ, उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक। और ये मौर्य वंश के तीन
प्रथम 3 जो शासक होते हैं, फर्स्ट 3 जो किंग होते हैं मौर्य वंश के, काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। और इस काल में, अशोक के काल में, तो मगध साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक था, और भी उत्तर पश्चिम में भी काफ़ी विस्तार था मगध का। तो अशोक बहुत ही प्रभावकारी शासक रहा, और भारतीय इतिहास में इसे अशोक महान के नाम से जाना जाता है। एक ऑप्शन आपका हर्ष है, यानी हर्ष का मतलब हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था, और पुष्यभूति वंश का ये सबसे प्रमुख शासक था। हर्षवर्धन का राजधानी, शुरू की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, और बाद में इनकी राजधानी कन्नौज भी हुई। कन्नौज भी इन्होंने राजधानी अपना स्थापित ट्रांसफ़र किया था। तो हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से, यानी 606 से 647 ईस्वी का रहा है। तो क्वेश्चन हमारा था मेगास्थनीज निम्न से किसके काल में भारत आया था? स्टूडेंट्स, आपका आंसर होता है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 होगा। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने आ रहा है, मौर्य वंश के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश निम्न में से कौन हुआ? ये भी हमारा हिस्ट्री का ही क्वेश्चन रहा, और इसको हम लोग देखें, इस पर थोड़ा डिस्कस करें। आंसर तो जो होगा, आंसर पहले मैं बता दूं। क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद दक्कन क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय भारत के ऊपरी भाग में, मौर्य वंश के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश निम्न में से कौन है? मध्य भारत इसलिए लिखा गया है कि वो राजवंश कुछ समय के लिए उत्तर मध्य के तरफ भी आया था, इसलिए मध्य भारत भी लिख दिया गया। तो मौर्य वंश के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश निम्न में से कौन हुआ? ये आपका क्वेश्चन है। इंग्लिश में मैं पढ़ दूं इसको, द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम इन द डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया आफ्टर मौर्यंस वाज दैट ऑफ द, ये इसमें से कौन था? ये हमको चुनना है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा सातवाहना। इसका सही आंसर होगा सातवाहन, यानी ऑप्शन ए इज राइट। इसका आंसर होगा सातवाहन। मैं फिर से इस सेंटेंस को रिपीट कर दूं कि मौर्य वंश के बाद दक्कन एवं भारत में सबसे महत्वपूर्ण, दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश जो हुआ वो सातवाहन राजवंश था। वो कौन सा राजवंश हुआ? सातवाहन राजवंश। अब आपको थोड़ा सा मैं बात कर दूं, मगध पर जो राजवंशों का, मगध पर जो वंशों का क्रम है वो है हर्यक। हर्यक के बाद आया आपका शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद आया नंद, और नंद के बाद आया मौर्य, और मौर्य के बाद आया शुंग, और शुंग के बाद आया कण्व। ये आपका क्रोनोलॉजी है, डायनेस्टिक क्रोनोलॉजी है। डायनेस्टिक क्रोनोलॉजी मगध का, मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम, ऑर्डर ऑफ डायनेस्टीज रूल्ड इन मगध। तो वो हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। तो अंतिम में कण्व है। देखो बाबू, कण्व का जो शासनकाल रहा है, कण्व का शासनकाल 73 बीसी से, थोड़ा सा 2 वर्ष का डिफरेंट बुक में 71 भी बोलेगा, 73 बीसी से 28 बीसी, यानी 28 बीसी में कण्व समाप्त हो गया था। अब मैं एक चीज आपको, चूंकि मुझे सातवाहन बताना है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। मौर्य के बाद शुंग, कण्व आया। अब देखो मौर्य में अभी हम लोग किसी क्वेश्चन में बात कर रहे थे अशोक के बाद मौर्य का डिक्लाइन, यानी मौर्य वंश में प्रतापी उत्तराधिकारी नहीं है, प्रभावकारी नहीं है। तो अशोक की मृत्यु के बाद, अशोक की मृत्यु कब? 232 बीसी में, 232 बीसी में, ये 232 बीसी में इंपॉर्टेंट है। 232 बीसी में आपका अशोक की मृत्यु, और अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य कमजोर होने लगा, और उसी समय आप देखोगे जब मौर्य कमजोर होने लगा तो फिर मौर्य को रिप्लेस करके मगध में शुंग आया, शुंग को रिप्लेस करके कण्व आया। ये यहाँ का इंटरनल रिप्लेसमेंट है। लेकिन दक्षिण भारत में जो अशोक के समय एक पावर दबा हुआ था, अशोक की मृत्यु के बाद वो सरफेस पर आता है, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के आता है, वो शक्ति था सातवाहन। और सातवाहन आप देखते हो 28 ईसा पूर्व में कण्व का अंत सातवाहन करता है, और सातवाहन दक्षिण भारत का राजवंश था, वो उत्तर भारत में आता है, कण्व राज्य को हराता है, कण्व वंश को हराता है, और उत्तर मध्य भारत जो कण्वों के क्षेत्र में था उस पर अधिकार करता है। तो आंसर होगा सातवाहन। सातवाहन से रिलेटेड जीएस में हमेशा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स, सातवाहन से संबंधित सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था। ऐसे सातवाहन के बारे में एक मैं काल बता दूं कि सातवाहन का काल आप दिमाग में बैठा लोगे, 250 बीसी से 250 एडी, यानी 500 वर्ष का इनका प्रभावकारी काल रहा है। 250 बीसी में एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, ये लगभग याद करने में, 250 बीसी से 250 एडी, क्योंकि एग्जैक्ट मिलेगा भी नहीं।
और ये यानी इनका अस्तित्व आपको अशोक के समय था, लेकिन अशोक के समय ये पावर में नहीं थे। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका ये सरफेस पर आए और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए। और उसके बाद आप देखते हो 28 ईसा पूर्व में वो उत्तर मध्य तक आते हैं, कण्वों को पराजित करते हैं, कण्व राजा को पराजित करते हैं और उत्तर मध्य पर अपना अधिकार करते हैं। लेकिन सातवाहन उत्तर भारत में बहुत दिनों तक नहीं रहे, फिर सातवाहन दक्षिण भारत की ओर लौट जाते हैं। दक्षिण तो था ही उनका, फिर उत्तर भारत से वो अपने को हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये सातवाहन से रिलेटेड मैं कुछ बात कर रहा था कि और क्या फैक्ट हो सकता है। सातवाहन वंश का संस्थापक तो सिमुक को बोला जाता है। सातवाहन वंश का फाउंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, सिमुक। ठीक है, एक चीज और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सातवाहन का, सातवाहनों का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था, ये याद रखोगे स्टूडेंट। सातवाहनों का ऑफिशियल लैंग्वेज, एक बार नहीं बहुतों बार ये क्वेश्चन पूछा है, प्राकृत भाषा। सातवाहनों का ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत भाषा। और सातवाहनों का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था, मातृसत्तात्मक, ये बड़ा ही थोड़ा सा सत्तात्मक समाज था, मातृसत्तात्मक समाज, ये बड़ी विशेषता है सातवाहनों का। यानी वहां पर वंश परंपरा माता के वंश से चलता था, ये आप याद रखोगे। भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत। ठीक है, और एक और चीज सातवाहनों के साथ है जो बहुत पूछता है, सातवाहनों ने अन्य धातुओं का तो सिक्का जारी ही किया था, सातवाहनों ने सीसा का भी सिक्का जारी किया था। तो सीसा का सिक्का किसने जारी किया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सीसा का सिक्का सातवाहनों ने जारी किया। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने बात किया। वकाटक भी साउथ का है, चोल भी साउथ का है, पल्लव भी साउथ का है। अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि कम से कम आप इसका क्रोनोलॉजी जानोगे कि ये कब कब किसके बाद कौन हुआ है। अभी हम लोगों ने बात किया कि मौर्य वंश के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे महत्वपूर्ण राज्य वंश जस्ट आफ्टर मौर्य, मौर्य के जस्ट बाद कौन हुआ था, ये सब बाद के ही हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का मतलब है मौर्य के जस्ट बाद, मौर्य के बाद दक्षिण भारत और दक्कन भारत और उत्तर मध्य भारत में किस राज्य वंश का प्रभाव रहा है, तो वो आंसर होगा सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 फिर हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। हर्षवर्धन निम्न में से किसके द्वारा पराजित हुआ था, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया। हर्षवर्धन एक बड़ा ही प्रसिद्ध शासक था, एक एमिनेंट किंग रहा है भारतीय इतिहास का। हर्षवर्धन का शासनकाल भी हमने आपको बताया था 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन से संबंधित बहुत सी बातें हैं जो जीएस में इंपॉर्टेंट है, जीएस के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके क्वेश्चन में आता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ें। हर्षवर्धन निम्न में से किसके द्वारा पराजित हुआ, किंग हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय हुम, किसके द्वारा वो पराजित किया, हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया, बस ऑप्शन से देखना है हमको। तो पंजाब के शासक ने, कामरूप के शासक ने, कामरूप यानी असम क्षेत्र, और चालुक्य रूलर ऑफ डेक्कन, दक्कन के चालुक्य शासक ने, और किंग ऑफ बंगाल, बंगाल के शासक ने। देखो स्टूडेंट पहले इसका आंसर आप कर लो, आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी, और उस पर फिर हम लोग बात करते हैं। आंसर इसका सी होगा, द चालुक्य रूलर ऑफ डेक्कन, दक्कन के चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। चलो आंसर तो हो गया, आंसर सी हो गया, लेकिन इस पर और इंफॉर्मेशन लो। हर्षवर्धन का शासनकाल, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम राजवर्धन था। और ये अब जिस ऑर्डर में मैं बताया, प्रभाकर वर्धन, देन राजवर्धन, देन हर्षवर्धन गद्दी पर आया था। थानेश्वर इनकी राजधानी थी। हर्षवर्धन का शासनकाल रहता है, क्योंकि ये शासनकाल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये शासनकाल, हर्षवर्धन के शासनकाल सीधे क्वेश्चन के रूप में ये भी पूछा हुआ है कि हर्षवर्धन का शासनकाल क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। तो हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी का रहा है। और हर्षवर्धन के समकालीन उत्तर भारत में तो थे, शशांक था जो हर्षवर्धन का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन दक्षिण भारत में हर्षवर्धन के समकालीन एक राजा था, और वो किस वंश का था, चालुक्य वंश का। और यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, चालुक्य भारतीय इतिहास में चालुक्य वंश, चालुक्य नाम से अलग अलग काल में वंश रहे हैं। जैसे वातापी का चालुक, वातापी के चालुक को ही बादामी का चालुक कहते हैं, फिर एक कल्याणी का चालुक, ठीक है, वेंगी का चालुक, तो ये सब चालुक। तो यहाँ पर कौन, यहाँ तो आंसर हमने कर दिया दक्कन के चालुक, क्योंकि इतना ही दिया हुआ था। आप यहाँ पर जानो, वातापी के चालुक्य शासक ने हराया था, उस वंश का नाम था वातापी, वातापी, या उसको बोलते हैं बदामी, बदामी के चालुक्य, बदामी के चालुक्य शासक की, एक बदामी के चालुक्य वंश के एक शासक ने हर्षवर्धन को हराया था। फिर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आता है कि आखिर उस
शासक का नाम क्या था जिसने हर्षवर्धन को हराया था? हर्षवर्धन एक महत्वपूर्ण शासक था, शक्तिशाली शासक था, प्रभावकारी शासक था, उसको आखिर दक्षिण भारत के किस शासक ने हराया था? तो वंश तो पता चल गया, चालुक्य। कौन सा चालुक्य? तो वातापी का चालुक्य, क्योंकि मैं बताया चालुक्य दक्षिण भारत में 3 चालुक्य हुए हैं। तो वातापी के चालुक्य वंश के किस शासक ने? तो वो पुलकेशिन द्वितीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। दक्षिण भारत के वातापी वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम जाते हैं और मैं यहाँ पर थोड़ा सजेशन दूंगा कि ये जितने भी मतलब कि साउथ के जो डायनेस्टीज हैं उनका फाउंडर, उनका किसके बाद कौन है, ये भी अगर आप जानते हो तो बहुत सा क्वेश्चन आपका जीएस का आराम से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर आएगा। ये 40 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में, बिहार के चंपारण में आरंभ हुआ था 1917 में। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये आंसर होगा चंपारण। चंपारण कहाँ? बिहार। तो गांधी जी का, भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कहो या सत्याग्रह आंदोलन करो, कहाँ आरंभ हुआ? तो बिहार से आरंभ हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, 1915 में भारत है, ठीक है, और 17 में चंपारण सत्याग्रह उन्होंने यहाँ पर चलाया। और चंपारण में क्या प्रॉब्लम था ये सब आप जानते भी होंगे। देखो मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ। चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज नील की खेती कराते थे और उस नील की खेती कराने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि नील की खेती से ज़मीन बंजर हो जाती थी और वो मैंडेटरी किए हुए थे कि नील की खेती करना ही है। और क्या करना है, एक उन्होंने कम से कम एक दिया था कि कितने खंड में आपको करना है। तो एक भूमाप की एक इकाई होती है बिगहा, तो बिगहा 20 कट्ठे का होता है। तो उसमें उन्होंने बताया था कि 3 कट्ठा पर, अगर किसी के पास 20 कट्ठा ज़मीन है, नहीं 1 बीघा ज़मीन है, तो उसको 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी ही करनी होगी। और इस प्रथा को 3 कठिया पद्धति कहते, 3 कठिया प्रथा कहते थे। तो नील चंपारण क्षेत्र में कृषकों को 3 कठिया पद्धति में बांधा गया था। उनको 1 बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी होती थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि नील की खेती करने से ज़मीन बैरन हो जाती थी, बंजर हो जाते थे। इस प्रॉब्लम से किसान वहाँ त्रस्त थे और चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, ये नाम है राजकुमार शुक्ल, याद रखिएगा आप लोग को। शुक्ल ये चंपारण के थे। और राजकुमार शुक्ल, जब गांधी जी भारत है, गांधी जी के बारे में सब लोग जान चुका था कि गांधी जी ने अंग्रेजों को दक्षिण अफ्रीका में झुका चुके थे। दक्षिण अफ्रीका में बहुत सी बात वहाँ के लोगों का उन्होंने फुलफिल कराया था। तो गांधी जी भारत में पॉपुलर हो चुके थे। जब भारत में गांधी जी आए और 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का सेशन था, कांग्रेस का अधिवेशन था, तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने के लिए लखनऊ गए और गांधी जी को चंपारण का प्रॉब्लम बताया। और राजकुमार शुक्ल के प्रयास से ही गांधी जी बिहार आए और चंपारण गए और फिर उन्होंने नील, ये जो 3 कठिया पद्धति थी, नील की किसानों का जो समस्या था उसके लिए उन्होंने एक सत्याग्रह आंदोलन कराया। और गांधी जी के प्रभाव से ब्रिटिश सरकार को कुछ हद तक झुकना पड़ा और ब्रिटिश सरकार ने 3 कठिया पद्धति को, जो मैंडेटरी था, उसको समाप्त किया। नील की खेती जो करना ही पड़ता था, उसको उन्होंने ऑप्शनल बना दिया कि अगर जो करना चाहता है करे, नहीं करना चाहता नहीं करे। तो ये 3 कठिया पद्धति की समाप्ति गांधी जी के द्वारा हुआ। और किस सत्याग्रह से? चंपारण सत्याग्रह। यहाँ याद क्या करना है, बहुत कुछ नहीं, 1917। फिर याद करना है गांधी जी को बिहार लाने वाले कौन थे? राजकुमार शुक्ल। किस बात के लिए? तो 3 कठिया पद्धति की समाप्ति के लिए। और 3 कठिया पद्धति की समाप्ति गांधी जी के प्रयासों से हुआ। नेक्स्ट आप लोग देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग का क्वेश्चन होगा 41 नंबर क्वेश्चन और 41 नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 41, करो या मरो का नारा निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? तो ये आसान है, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। तो आंसर होगा बाबू ए। ये करो और मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया और आंसर होगा ए। और ये कब दिया गया था? 1942 में। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया।
1942 में कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको इंग्लिश में कहते हो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। देखो इस आंदोलन में गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारतीयों से आह्वान किया करो या मरो, डू और डाई, यानी अब आपके पास अंतिम चरण है स्वतंत्रता को लेने के लिए, अब इसमें जो आपको करना है करो। तो ये डू और डाई का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान दिया। ये डू और डाई का आह्वान गांधी जी ने किससे किया? तो भारतीयों से किया, और अंग्रेजों को कहा भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये 1942 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें, और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा सामने है, पृथ्वी से तारों की दूरी मापने की इकाई निम्न में से कौन है? ये कौन सा यूनिट है जिससे हम पृथ्वी यानी खगोलीय पिंडों के बीच दूरी मापने, पृथ्वी से तारों के बीच या दो अन्य दो खगोलीय पिंडों सेलेसियल बॉडी के बीच की दूरी का मापने के लिए, सेलेसियल बॉडीज के बीच की दूरी को मापने के लिए इनमें से किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? ऐसे एक से अधिक यूनिट है, लेकिन इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? लाइट ईयर है, नॉटिकल है, फैदम है, किलोमीटर है। तो किसमें ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है सेलेसियल बॉडी की दूरी को मापने के लिए, खगोलीय पिंडों की दूरी को मापने के लिए? तो आंसर स्टूडेंट्स आपका होगा, यहाँ आंसर होगा ए, लाइट ईयर। यहाँ आंसर होगा लाइट ईयर, ए, लाइट ईयर। तो प्रकाश वर्ष खगोलीय पिंडों के बीच दूरी की मापने की एक इकाई है, या पृथ्वी से तारों या अन्य खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने की इकाई है? ये लाइट ईयर होता क्या है? कितनी यानी लाइट ईयर क्या है? दूरी माप की इकाई है। तो ये बहुत बड़ी इकाई है, इसलिए खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किलोमीटर और इस सब में अगर मापा जाए तो बहुत बड़ा आपका फिगर बनेगा, इसलिए बड़ा एक यूनिट लिया गया, लाइट ईयर। लाइट ईयर होता क्या है? एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय कर सकता है, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय कर सकता है उस लंबाई को लाइट ईयर कहते हैं। और आप जानते हो लाइट का स्पीड क्या होता है? लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक मिनट में 3 लाख किलोमीटर। अब आप कैलकुलेट करो कि एक साल, तो भाई 3 लाख, तो एक मिनट में जाओगे 60 से गुना करोगे, एक घंटा में जाओगे 60 से गुना करोगे, एक दिन के लिए 24 से गुना करोगे, एक साल के लिए फिर 365 से गुना करोगे, इतना किलोमीटर बराबर 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लंबी दूरी माप की इकाई है, इसलिए खगोलीय पिंडों की दूरी लाइट ईयर में मापते हैं। और लाइट ईयर को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार जीएस में पूछा है, एक लाइट ईयर इक्वल हाउ मच किलोमीटर, एक लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है? तो ये आप याद कर लोगे। जहां तक हमें ये है, ये होता है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। दिस इज द 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर इक्वल इतना, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इक्वल इतना, 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर खगोलीय पिंडों के बीच दूरी मापने की इकाई है। अब ये क्वेश्चन आता है 1 लाइट ईयर हाउ मच किलोमीटर, तो आप ये बताओगे, ये एकदम सही है, इसको आप याद रखोगे। अब देखो लाइट ईयर भी कहीं कहीं छोटा लगता है, एक स्टार से दूसरे स्टार, गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के बीच की दूरी के लिए लाइट ईयर भी छोटा यूनिट अगर हमारे एस्ट्रोफिजिक्स के स्कॉलर्स को लगता है, तब फिर वो लोगों ने एक और यूनिट लिया है, वो है पार्सेक। और ये क्वेश्चन भी एक बार नहीं बहुत बार पूछा है कि एक पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है। तो एक और आपका सेलेसियल बॉडी के बीच की दूरी मापने के लिए है एक पार्सेक, 1 पार्सेक, पार्सेक PARSEC, पार्सेक 1 पार्सेक इक्वल 3.3 लाइट ईयर, 3.3 लाइट ईयर। ये भी आप याद रखोगे स्टूडेंट, 1 लाइट ईयर इक्वल 1 पार्सेक इक्वल 3.3 लाइट ईयर। ये लगभग में है, लगभग में है 3.3 लाइट ईयर अबाउट, लगभग में है, नियरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का अब होगा 43 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 अब आपके स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 अब आपके सामने है, आप इसको पढ़ो। आइडेंटिफाई द सेडिमेंट्री रॉक्स, परतदार चट्टान को चुनो। इसमें कौन सेडिमेंट्री रॉक है? आप जानते हो चट्टान मुख्य रूप से संरचना के हिसाब से चट्टान रूप से सेडिमेंट्री होगा, इग्नियस होगा या मेटामॉर्फिक होगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सेडिमेंट्री रॉक है। तो सेडिमेंट्री रॉक को आप पहले पहचानो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन पहले 1 2 3 4 5 ऐसे किया हुआ है, फिर इसको आपको अरेंज किया गया है ABC में। तो पहले आप यहाँ पर चुन लो ना, कि यहाँ तो देखने की भी जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ चुनो कि इसमें से कौन सेडिमेंट्री है।
मैं फिर बताया रॉक क्या है, सेडिमेंट्री होगा, इग्नियस होगा या मेटामॉर्फिक होगा। तो इसमें सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री मतलब परतदार चट्टान। परतदार चट्टान को और क्या बोलते हैं हिंदी में, अवसादी चट्टान। इनमें से कौन अवसादी चट्टान है, या परतदार चट्टान है, या सेडिमेंट्री रॉक है। तो आप देखो, मैं पहले ऑप्ट यहाँ करूंगा कि कौन परतदार है। देखो ये बेसाल्ट, बेसाल्ट ये परतदार नहीं है, ये जो है ये इग्नियस रॉक है। बेसाल्ट जो हमारा है, बेसाल्ट जो हमारा है वो इग्नियस रॉक है, यानी आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट जो है हमारा आग्नेय चट्टान है। ये जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट जो है इग्नियस है, इग्नियस रॉक है, बेसाल्ट इग्नियस है। चलो भाई, अब ये लाइम स्टोन, तो देखो ये मैं ऑप्ट कर दे रहा हूँ, लाइम स्टोन हमारा सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री ही ना ऑप्ट करना है, तो लाइम स्टोन सेडिमेंट्री है। ये फिर तीसरा है सेल, सेल भी जो रॉक है वो सेडिमेंट्री रॉक है। अब है ग्रेनाइट, ये भी इग्नियस है, ग्रेनाइट भी इग्नियस है, ग्रेनाइट भी इग्नियस है। और ये है क्वार्ट्जाइट, या क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, हिंदी में क्वार्ट्ज लिखा है, क्वार्ट्जाइट भी लिख सकते हो। ये क्वार्ट्ज जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ये मेटामॉर्फिक है, मेटामॉर्फिक है, मेटामॉर्फिक। और स्टूडेंट मेटामॉर्फिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित, रूपांतरित, या इसको क्या बोलते हैं, कायांतरित, कायांतरित। इंग्लिश में आसान है, मेटामॉर्फिक एक ही नाम है, हिंदी में रूपांतरित भी, कायांतरित भी। इग्नियस को क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं, आग्नेय, ये वॉल्केनिक एरप्शन से होगा। खैर चलो, हमारा जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेडिमेंट्री रॉक्स, और इस पर आपको एक सजेशन मैं दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ये तो याद करोगे ही। एक साथ और भी मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, इसको मानोगे कि कोई मेटामॉर्फिक रॉक है तो वो किस रॉक के मेटामॉर्फिज्म से बना है, किसके रूपांतरण से बना है, ये आप पढ़ोगे कि फिर किसके रूपांतरण से। ये कोई मेटामॉर्फिक है, पहले एग्जांपल याद करो, फिर आप लिस्ट बनाओ कि ये मेटामॉर्फिक रॉक है वो किसके रूपांतरण से बना है, किसमें मेटामॉर्फिज्म हुआ है तो ये बना है, किसी इग्नियस से बना है। अगर इग्नियस से बना है तो वो कौन सा इग्नियस रॉक है, अगर सेडिमेंट्री है तो कौन सा सेडिमेंट्री रॉक। फिर आप जानते हो मेटामॉर्फिक का फिर से मेटामॉर्फिज्म होकर के फिर अगले स्टेप में भी बनता है, तो वो सब लिस्ट बनाओ, वहां से क्वेश्चन एकदम रहना ही रहना है। मतलब ये मैं नहीं करूंगा हर एग्जाम में, लेकिन यहां से अगर क्वेश्चन उठता है तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठता है। और ये क्वेश्चन आपका है आइडेंटिफाई द सेडिमेंट्री रॉक्स, तो सेडिमेंट्री रॉक्स कौन, तो लाइम स्टोन एंड सेल। अब आप इसमें देख लो कि 2 और 3 कहाँ है, 2 और 3 बी में है, तो आवर आंसर इज बी। तो इसका आंसर बी हुआ। तो मेन चीज यहां पर है कि आप पहले उसको चुन लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 43 है। अब क्वेश्चन नंबर 44 पर हम लोग जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 44 अब हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44वें स्थान पर जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप देखो निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। और ये जितनी नदियां दी गई हैं इसमें नॉर्थ की एक भी नदी नहीं दी गई है, ये पेनिनसुलर रिवर्स की बात है, प्रायद्वीपीय नदियों की बात है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदी। प्रायद्वीपीय भारत आप समझ रहे हो, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का नाम है, और इसमें से पूछा गया कौन पश्चिम की तरफ बहती है। तो आप देखो नर्मदा, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स नर्मदा, इसका आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है पश्चिम की तरफ। अब इसमें हम लोग बात करेंगे जो पेनिनसुलर रिवर्स हमारे हैं, भारत का जो पेनिनसुलर रिवर है उसमें नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी ये दो नदियां जो है, नर्मदा एवं तापी, नर्मदा एवं तापी या ताप्ती भी उसको बोलते हैं, नर्मदा और ताप्ती ये जो दो नदियां हैं इनका फ्लो किधर है बाबू, पश्चिम की तरफ। आप एक चीज जान लो, ये जनरल फीचर है कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है इसका स्लोप ईस्टवर्ड है, पेनिनसुलर इंडिया का स्लोप ईस्टवर्ड है। तो भाई ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट की तरफ से निकलने वाली जितनी नदियां हैं सामान्य रूप से ये पूरब की तरफ बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। लेकिन ये पेनिनसुलर इंडिया की दो जो नदी है नर्मदा और तापी, ये दोनों मध्य प्रदेश से निकलती है, एक अमरकंटक से निकलेगी नर्मदा, और तापी जो है सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है, और इन दोनों का फ्लो जो है वो वेस्टवर्ड है यानी पश्चिम। तो ये सामान्य रूप से आप याद करते भी हो, प्रायद्वीपीय भारत की दो नदियां जो हैं जिनका बहाव पश्चिम की ओर है वो नर्मदा और तापी। तो तापी तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, इसमें से चुनना है तो हमने चुन दिया नर्मदा। अब मान लो कि ए 1 2 करके देता है नर्मदा तापी, तो वैसे जोड़ के तो बात अलग था। हमारे पास जो ऑप्शन है तो नर्मदा, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये सब नदियां दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की हैं, और इन सब का फ्लो किधर है, ईस्टवर्ड है, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती हैं। अब आप देखोगे गोदावरी कहाँ से निकलती है, आप देखो कृष्णा कहाँ से निकलती है, इनका उद्गम देखो, कावेरी कहाँ से निकलती है, ये उद्गम देखो।
फिर किन किन राज्यों से गुजरती है, वो पूरा देखोगे तब क्वेश्चन होता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन ड्रेनेज सिस्टम से थोड़ा ध्यान देना होता है। और अभी हम लोग रॉक की बात की है, रॉक का हमने बताया एग्जाम्पल देखो, ड्रेनेज सिस्टम में रूट देखो, तो फिर और कहाँ से निकल रहा है वो देखो, क्वेश्चन बनता है। फिर कौन बड़ी है प्रायद्वीपीय भारत की, कौन छोटी है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। गोदावरी, कृष्णा, ये दोनों नदियाँ जो हैं वो महाराष्ट्र से निकलेंगी, पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र से निकलती हैं और ईस्टवर्ड बहेंगी। कावेरी जो है ये कर्नाटक से निकलेगी, ये भी ईस्टवर्ड बहेगी। हमारा क्वेश्चन था इसमें से कौन पश्चिम की, तो और तो नर्मदा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा सामने है, भारत के किस भाग में सामान्य रूप से कटीले वन मिलते हैं। ये बहुत सामान्य से क्वेश्चन। आप देखो कटीले वन, कटीले वन जो होते हैं वो डेजर्ट मिलता है। कैसा डेजर्ट, डेजर्ट तो बहुत तरह का होता है, तो मतलब बहुत तरह का नहीं, हॉट डेजर्ट भी हो सकता है, कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है, टेम्परेट डेजर्ट भी हो सकता है। तो हॉट डेजर्ट यानी शुष्क मरुस्थल, तो ये कटीले वन खासकर शुष्क मरुस्थल में मिलते हैं। और ये कटीले इसलिए नेचर ने ऐसा किया है कि कटीले होते हैं, तो इससे टेम्परेचर रहने के बाद इनसे मतलब कि वेपोराइजेशन कम होता है और पानी, कम पानी में भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो कटीला वन और कटीली झाड़ियाँ मुख्य रूप से शुष्क मरुस्थल में हॉट डेजर्ट रीजन में मिलते हैं। तो बस इससे क्वेश्चन आ जाएगा। अब कहाँ मिलेंगे, तो मालाबार तट, ये हमारा तटीय भाग है, असम मेघालय, तो पूरा बारिश देखते हो। तराई क्षेत्र जो हिमालय के तराई क्षेत्र है वहाँ पर तो भाई पानी उनी की कमी है नहीं, वो तो और ये हमारा राजस्थान और गुजरात, राजस्थान हमारा थार डेजर्ट का एक एरिया है, राजस्थान का बड़ा भाग, और गुजरात का भी भाग उस डेजर्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये कटीले झाड़ियाँ, कटीली वन कहाँ मिलेंगी, भारत के ये सब साइट्स हैं। तो आराम से ऑप्ट करो, इसमें कुछ है ही नहीं कि भाई वो हॉट डेजर्ट में ये मिलते हैं। तो ये आपका सी हो जाएगा, आपका क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। इसमें कुछ खास डिस्कशन नहीं दिख रहा है, डिस्कशन तो बहुत हो सकता है फॉरेस्ट का पूरी बात करें तो, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 46 हमारे सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग के सामने है। ये करंट का क्वेश्चन रखा है इसमें। पद्मश्री डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का हाल में निधन हो गया। वो एक मैंने क्या थे, किस फील्ड के थे, एक एमिनेंट पर्सनालिटी माधवन कृष्णन नायर, उनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। तो वो किस क्षेत्र के थे, आपको दिया गया एस्ट्रोफिजिस्ट थे यानी खगोल विज्ञानी थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, कार्डियोलॉजिस्ट ब्रांच ऑफ कार्डियोलॉजी यानी मेडिकल साइंस का, डॉक्टर थे कार्डियो का, कार्डियो यानी हृदय, और फिर आपको प्लेटियोलॉजिस्ट थे कि आपको ऑन्कोलॉजिस्ट थे। ऑन्कोलॉजिस्ट भी मेडिकल साइड का हुआ, यानी कैंसर रोग विशेषज्ञ को ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, कैंसर रोग विज्ञान के ब्रांच को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो आप जान लो इसका आंसर डी ही है, इसका आंसर डी है यानी ऑन्कोलॉजिस्ट। पद्मश्री डॉक्टर माधवन कृष्ण नायर का हाल में निधन हुआ है, वो एक एमिनेंट ऑन्कोलॉजिस्ट थे यानी कैंसर रोग विशेषज्ञ थे। तो यहाँ पर हम लोग आंसर पहले ऑप्ट कर लें, उसके बाद कुछ डिस्कस कर लें इस पर। तो आंसर हमारा डी हो गया, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, तो डॉक्टर माधवन कृष्ण नायर का हाल ही में निधन हुआ है, चूंकि हाल में तो नहीं लेकिन 21 के अक्टूबर में, जहाँ तक मुझे याद है ये 30 अक्टूबर, एकदम सही है, 30 अक्टूबर 2021, 30 अक्टूबर 2021 को 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 2021 30 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर माधवन कृष्ण नायर का निधन हुआ। इनके साथ पद्मश्री लगा हुआ है। ठीक है, इनको पद्मश्री का उपाधि मिला था, ये भी याद करो। खैर वो तो पूछने वाला उतना नहीं है, लेकिन आप जान लो 2001 में इन्हें ये पद्मश्री का उपाधि मिला था। पद्मश्री की उपाधि इन्हें 2001 में मिली थी। ठीक है, ये एक एमिनेंट ऑन्कोलॉजिस्ट है और इनका हाल फिलहाल निधन हुआ, यानी 30 अक्टूबर 2021 को निधन हुआ। ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 47, 47वां नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर है, और आप देखो, निम्नांकित में से किस राज्य ने भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया है। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। हाल फिलहाल किस राज्य में सुगंधित उद्यान, आप इंग्लिश में देखो, सुगंधित उद्यान,
सुगंधित उद्यान कौन है, कहाँ पर अभी उद्घाटन हुआ, हाल फिलहाल में किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सुगंधित उद्यान का उद्घाटन हुआ है, ये हम लोग को देखना है। ये आंसर आपका होगा, आंसर होगा आपका उत्तराखंड, आंसर होगा उत्तराखंड। और ये कहाँ, ऑप्शन ए में ही है उत्तराखंड। निम्नांकित में से किस राज्य ने भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इनोग्रेटेड अ बिग गार्डन ऑफ सेंटेड प्लांट्स। खैर इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, वो मैं बताऊंगा। तो ये उत्तराखंड हुआ, ये आपका उत्तराखंड, आंसर हो गया हमारा उत्तराखंड, आंसर उत्तराखंड हो गया, आंसर ए हो गया, आंसर ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में हाल फिलहाल में एक बड़ा सुगंधित उद्यान गार्डन का उद्घाटन हुआ है। ऐसे गार्डन को क्या कहते हैं? एरोमेटिक गार्डन, एरोमेटिक, एरोमेटिक याद रखोगे, एरोमेटिक गार्डन। तो एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन हाल फिलहाल किस राज्य में हुआ है, बड़ा एरोमेटिक गार्डन का? तो वो उत्तराखंड में हुआ है। और उत्तराखंड में कहाँ? उत्तराखंड के नैनीताल जिला में, नैनीताल, नैनीताल जिला के नैनीताल जिला में हुआ है, बस नैनीताल जिला का, नैनीताल जिला में हुआ है, ठीक है। तो एक बड़ा एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन हाल फिलहाल उत्तराखंड के नैनीताल जिला में हुआ है, ठीक है। एक और चीज़ इसमें क्या है कि इसमें एक इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था आपके उस समय जो मैगजीन आया था कि इसमें 140 से अधिक, 140 प्लस सुगंधित प्लांट, मतलब 140 से अधिक प्रजाति के सुगंधित प्लांट उस गार्डन में लगाए गए हैं। यानी कितने टाइप्स के? तो मोर देन 140 टाइप्स के सेंटेड प्लांट उस गार्डन में लगाए गए हैं। तो सबसे बड़ा ये इंपॉर्टेंट है कि आपका करंट का क्वेश्चन होता है। तो ये उत्तराखंड हुआ। देखो एक चीज़ और मुझे याद आ रहा है, ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन ऐसा आता है, सेंटेड आइलैंड। तो सेंटेड आइलैंड कहाँ है? मेडिटेरेनियन सी में है, यानी भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में एक द्वीप है जिसको सेंटेड आइलैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट, नेचुरली वो प्लांट जो होते हैं ना, वो सेंटेड होते हैं, काफ़ी सेंटेड होते हैं, ठीक है। तो सेंटेड आइलैंड कहाँ है, ये क्वेश्चन आप याद रख लोगे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में कि कहाँ सेंटेड आइलैंड कहाँ। तो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर का स्थिति तो वर्ल्ड मैप पे आप देख रहे हो, अफ्रीका से ऊपर और यूरोप के नीचे जो भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर का क्लाइमेट भी बड़ा प्लीजेंट क्लाइमेट होता है, बड़ा आनंददायी क्लाइमेट होता है। आप समझो कि पूरे ईयर वो एक जो हम लोग एयर कंडीशन को जो लेते हैं, आर्टिफिशियल एयर कंडीशन का जो कंडीशन बनाते हैं, वो वहाँ हमेशा रहता है, ठीक है। उतना ही एयर कंडीशन में जो आप चाहते हो, जो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर 19-20, ये टेम्परेचर 22-23 तक वहाँ टेम्परेचर हमेशा सालों रहता है। बड़ी अच्छा वो क्लाइमेटिक रीजन है, वो उसको बोलते हैं भूमध्य सागर, ये जलवायु प्रदेश। तो भूमध्य सागर के आसपास के जो देश हैं और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे, ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बड़ा ही मतलब हेल्दी होने का मतलब स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है। चलो हम यहाँ पर ये बता रहे थे कि एक सेंटेड आइलैंड कहाँ, तो भूमध्य सागर में एक सेंटेड आइलैंड है, सुगंधित द्वीप है। और यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है कि हाल फिलहाल एक सुगंधित उद्यान यानी एरोमेटिक गार्डन का, इसको एरोमेटिक गार्डन बोलते हैं, सच गार्डन इज रेफर्ड एज एरोमेटिक गार्डन। तो एरोमेटिक गार्डन मैंने हाल फिलहाल वो इनोग्रेट हुआ है, वो कहाँ पर? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के नैनीताल जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग के सामने आपके स्क्रीन पे है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका आंसर होगा 31 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस। इस पर थोड़ा सा स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर पहले कर लें हम लोग, ए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये किस मतलब कि 31 अक्टूबर ही क्यों राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो जान रहे होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो महान हमारे फ्रीडम फाइटर हुए, भारत के प्रथम गृह मंत्री हुए, ठीक है। तो इनके जन्मदिन पर 31 अक्टूबर उनका जन्मदिन है, तो इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और एक चीज़ और ये क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आप बनाओ सरदार वल्लभ भाई पटेल,
फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये कब से शुरू किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो याद रखोगे ये वर्ष 2014 से, वर्ष 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाना भारत में शुरू हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर के अवसर से। ठीक है, तो भारत में एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, इसलिए जानने की भी बहुत सारी बातें हैं। और आपको मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ कि आफ्टर फ्रीडम जो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को भारत संघ में शामिल करने का बड़ा श्रेय किसको जानता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री हुए और इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का निर्णय भारत सरकार ने 2014 से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग का होगा और क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने अब होगा। 49वां क्वेश्चन हमारे सीरीज का, टेस्ट सीरीज का, और वो है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष। ठीक उसी तरह क्वेश्चन वहां था एकता दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ हो गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो संयोग से इसका भी आंसर ए होगा, वहां भी ए पर था और ये भी ए आंसर होगा। और ये हम लोग का 11 नवंबर। अब भाई बात है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पर आप मनाते थे, किसके जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं, सॉरी, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन और वो 31 अक्टूबर। और ये मनाते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। और ये भी हमारे फ्रीडम मूवमेंट के बहुत बड़े एमिनेंट पर्सनालिटी मौलाना अबुल कलाम आजाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महान नेता, एक बहुत बड़े नेता, बहुत इंपॉर्टेंट नेता। और मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये कब से मनाया जा रहा है? देखो ये बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2008 से मनाया जा रहा है। 2008 से, ये क्वेश्चन आप एकदम याद रखोगे। 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत, 2008 से भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। ये तो एक बात हुई ही। और कांग्रेस के मैंने आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद से क्वेश्चन ये भी आता है कि स्वतंत्रता के पूर्व सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष होने का श्रेय इन्हीं को जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा है। और ये देखोगे, ये 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे और उस समय उनका उम्र 1923, क्या हमने लिखा? 1923, एकदम कंफर्म रहोगे। 1923 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे और उस समय उनकी आयु थी 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे 1923 में। उसके बाद भी कांग्रेस का अध्यक्ष 1940 में ये हुए और 1940 से 46 तक वो कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे। इसका कारण क्या है? 40 के बाद अधिवेशन ही नहीं हुआ था कांग्रेस का। तो 1940 में ये कांग्रेस का अध्यक्ष हुए थे रामगढ़ अधिवेशन में, जो आपके झारखंड रामगढ़ अधिवेशन में, 1946 तक। 1940, ये भी हो सकता है कि स्वतंत्रता के पहले लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, और ये एक चीज और जान लो, ये मुस्लिम लीग के सबसे बड़े विरोधी थे और पाकिस्तान की मांग का इन्होंने सबसे मतलब कि मजबूती के साथ इन्होंने विरोध किया था। और बाद में तो खैर डिवीज़न को कांग्रेस ने बाद में स्वीकार किया मजबूरी में, तो इसका इन्होंने बहुत विरोध किया था कि ये नहीं होना चाहिए, डिवीज़न नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी लीडर्स थे, बहुत बड़े राष्ट्रवादी लीडर थे। और एक चीज़ और इनके बारे में जान लो, इनकी एक प्रमुख पुस्तक है जो एक बार नहीं, एग्जाम्स में कितनी बार पूछा है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम की रचनाकार कौन थे? इंडिया विंस फ्रीडम किनकी किताब है? अबुल कलाम आजाद का। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का। और ये हमारे शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री रहे स्वतंत्र भारत के। और इनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस। तो शिक्षा मंत्री, शिक्षा दिवस, ऐसे भी याद रखोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
यानी क्वेश्चन नंबर 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है। निम्नांकित में से किसी एनडीआरएफ का नया डीजी नियुक्त किया गया। ये आपका जीएस मैंने करंट का क्वेश्चन हुआ कि अभी एनडीआरएफ के डीजी डायरेक्टर जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है। डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग करें, बहुत इसमें डिस्कशन की जरूरत कुछ नहीं है। लेकिन तो ये देखो एनडीआरएफ के नए अपॉइंटेड जो डीजी हैं अतुल करवाल हैं। अतुल करवाल जो डी ऑप्शन होगा, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ एनडीआरएफ, अतुल करवाल। तो आंसर हमारा डी होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात, अब अतुल करवाल डीजी हैं, चलो ठीक है, ये तो याद करना है, न्यू अपॉइंटमेंट है। क्वेश्चन अगर करंट का है तो करंट का क्वेश्चन ये बनता है, लेकिन बहुत समय के बाद ये क्वेश्चन थोड़ी बनेगा अतुल करवाल। मान लो कि अगले बार यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपका अस्थाई क्वेश्चन हो सकता है वो है एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई? 2006 में हुई। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2006 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में एनडीआरएफ की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और एक चीज और जानो, ऐसे आपदा प्रबंधन संबंधी जो एक्ट बना था वो 2005 में, और उस एक्ट के तहत ये इस बल का गठन हुआ एनडीआरएफ। एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? देखो ये चूंकि डिजास्टर से संबंधित, आपदा से संबंधित है, सामान्य रूप से रेस्क्यू लोग समझ लेता है ये, लेकिन रेस्क्यू नहीं, आर फॉर रेस्क्यू नहीं है इन टर्मिनोलॉजी। एनडीआरएफ में आर क्या रिप्रेजेंट करता है ये आप देखोगे, ये रेस्पॉन्स, आर फॉर रेस्पॉन्स। और फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ होगा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ये थोड़ा सा यूनिक चीज है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। और एनडीआरएफ was established or formed in year 2006. At present DG of the force is Mr. अतुल करवाल। थैंक यू। अब मुझे लगता है कि जीएस का क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, 50 नंबर तक ही था। फिर मिले आपसे और आप सफल हों अपने इस एग्ज़ाम में, शुभकामनाएं के साथ। मैं प्रवीण कुमार, फिर से एक बार धन्यवाद।